राम लाडलो, मैं थारा अपना रवि मंगवाना हिस्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हरियाणा का इतिहास पढ़ेंगे और हरियाणा के इतिहास में हम यह जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे हरियाणा के इतिहास को जानने के लिए हमें स्रोतों पर निर्भर रहता है। वे कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास को जान सकते हैं, हरियाणा के इतिहास को। इससे पहले हमने इंडियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास के बारे में भी ये वीडियो बनाई थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं फिर आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। ऐसे इससे पहले हमने हरियाणा के इतिहास में हरियाणा के नामकरण के बारे में चर्चा की थी कि कैसे हरियाणा का नाम हरियाणा पड़ा। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखे थे उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हरियाणा के इतिहास को जानने के लिए हमें इन स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। और कौन कौन से स्रोत है देखो। प्राचीन इतिहास के स्रोत हरियाणा के जानने के लिए 3 स्रोतों की हमें आवश्यकता पड़ती है। पहला है साहित्यिक स्रोत, फिर पुरातात्विक स्रोत, फिर है आधुनिक स्रोत। अब इनमें भी क्या क्या है पार्ट देखना। साहित्यिक स्रोत में आता है वैदिक साहित्य, आपका बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, महाभारत, पौराणिक साहित्य और विदेशी वृत्तांत, ये सब आपके साहित्यिक स्रोत में आते हैं। और पुरातात्विक स्रोत में आएंगे अभिलेख, सिक्के, स्मारक और मूर्तियाँ। और आधुनिक स्रोत में जो आधुनिक समय में पुस्तकें लिखी गई है इनके माध्यम से ही हम हरियाणा के इतिहास को जानते हैं। इनमें हमें हरियाणा का वर्णन मिलता कि कैसे हरियाणा प्राचीन समय में था, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में ये सब कुछ जानकारी मिलेगी। एक एक करके हम इनको करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं साहित्यिक स्रोत को। तो फ्रेंड्स, साहित्यिक स्रोत में पहले हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं। वैदिक साहित्य में आते हैं आपके ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और वेद, ये सब आते हैं। ब्राह्मण, उपनिषद, वेद और आरण्यक, ये सभी आपके वैदिक साहित्य में होते हैं। इन सभी में आपके प्राचीन हरियाणा के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। ब्राह्मण, उपनिषद, वेद, आरण्यक क्या होते हैं, अगर इस बारे में जानना है तो आप प्राचीन इतिहास के स्रोत जो वीडियो है मेरी वो जरूर चेक करें। उसमें बताया गया है कि ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ये क्या होते हैं, वो वीडियो जरूर देखना। इन्हीं में हरियाणा की 2 नदियाँ, सरस्वती और दूसरी है दृश्य देवती। हरियाणा की इन दोनों नदियों का वर्णन मिलता है इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों में, जो कि हरियाणा की पवित्र नदी है, सरस्वती और दृष्टि दोनों, इनका वर्णन मिलता है। अब हम ये देख रहे हैं कि पुरानी जो प्राचीन साहित्य है उनमें हरियाणा का कहाँ कहाँ मिलता है, क्योंकि आजकल जो फ्रेंड्स है एग्जाम का लेवल बहुत ऊपर तक चला गया है कि यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो बच्चों को नहीं आ पाते, इतने डिटेल से पूछते हैं कई बार। तो इसलिए हम इस वीडियो में जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, बन सकते हैं हरियाणा के एग्जाम के लिए, वही करते हैं। तो वैदिक साहित्य में आ गया हमारा ये सब। और वैदिक साहित्य में आपका जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण और आरण्यक, इन दोनों में क्या बताया गया हरियाणा के बारे में, यह बताया गया जो हरियाणा के लोग हैं उनकी भाषा सबसे अच्छी है और हरियाणा के लोगों का जो चरित्र है वो दुनिया में सबसे अच्छा है। यानी कि दुनिया वालों को ये सीख लेनी चाहिए हरियाणा के लोगों से कि प्राचीन समय में कि इन जैसे चरित्र होना चाहिए और ऐसे ही भाषा उनको बोलनी चाहिए। शतपथ ब्राह्मण और आरण्यक में ये बात बताई गई है। और बताई गई है जो छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी ब्राह्मण में भी प्राचीन हरियाणा के बारे में बताया गया। क्या बताया गया इसमें, इन दोनों ग्रंथों में जो प्राचीन हरियाणा उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी जीवन के बारे में बताया गया है इन ब्राह्मण ग्रंथों में। तो ये था वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य किन ग्रंथों में प्राचीन हरियाणा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं अगला हमारा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के ग्रंथ पंकज सूदनी के अनुसार हमें यह पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा का कई बार भ्रमण किया। इस जो बौद्ध ग्रंथ है इसके माध्यम से हमें इस बात का पता चलता है। एक और ग्रंथ है बौद्ध जिसका नाम है मंजिम निकाय। मंजिम निकाय बौद्ध ग्रंथ के अनुसार हमें पता लगता है हरियाणा के राजनीतिक जीवन के बारे में। बौद्ध धर्म जिस समय था उस समय हरियाणा के राजनीतिक जीवन की जो जानकारी मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ मंजिम निकाय से मिलती है। अब हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा अब ये बताता हूँ। जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार हरियाणा के प्राचीन हरियाणा के राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है, आंसर आपका मंजिम निकाय। तो ऐसे हमसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं तो आप इनका जरूर ध्यान रखना। और एक और बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्य वदान।
हरियाणा में जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, इस ग्रंथ के माध्यम से हमें पता चलता है। इसी ग्रंथ में हरियाणा के 2 स्थानों के बारे में, रोहतक और दूसरा है अघोरा, इनके बारे में जानकारी मिलती है। अघोरा है जो आपका हिसार जिले में पड़ता है। बौद्ध धर्म के समय पर ये दोनों ही, रोहतक अघोरा, बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। तो यहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है हरियाणा के प्राचीन समय की, कि हरियाणा का वर्णन प्राचीन समय से ही होता आ रहा है। अगला हमारा जैन साहित्य है। जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें प्रष्टि, परवन, कथा कोश, भद्रबाहुचरित आदि आते हैं। इन जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, इनमें सभी में हरियाणा के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह के जीवन की जानकारी मिलती है हरियाणा के बारे में। ये है जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं। और जैन ग्रंथों से ही हमें पता चलता है कि अघोरा जो कि हिसार में है, वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था प्राचीन समय में। यानी कि जैन धर्म जब प्रसार हो रहा था जैन धर्म का, उस समय में अघोरा है जो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। अघोरा में ही प्रथम शताब्दी में एक प्रमुख जैन आचार्य हुए लोहाचार्य। वे रहते थे, कब रहते थे? प्रथम शताब्दी में। काफ़ी फेमस नाम है इनका, लोहाचार्य जो जैन कवि थे उनका। तो अघोरा में ही रहते थे। 2 जैन कवि हैं जिनका नाम, एक का नाम है पुष्पदंत और दूसरे का नाम है श्रीधर। इन दोनों ने ग्रंथ लिखे थे। पुष्पदंत का ग्रंथ था तो उसका नाम है महापुराण, और जो श्रीधर हैं उनके ग्रंथ का नाम है पाषाणचरु। इन दोनों ही ग्रंथों में हरियाणा का उल्लेख मिलता है। पुष्पदंत और श्रीधर के दोनों ही जैन कवि हैं। और अघोरा के साथ ही जैन ग्रंथों में रोहतक का भी उल्लेख मिलता है। अब आप ये देख सकते हैं, बौद्ध और जैन दोनों में ही रोहतक और अघोरा का वर्णन मिलता है। यहाँ पर बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रसार हुआ था। अगला है हमारा महाभारत। महाभारत के हमें आणक्य पर्व से हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है, काफ़ी स्थलों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दूसरा, महाभारत में नकुल जो कि 5 पांडवों में से एक पांडव था, इसकी विजय के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती है। नकुल ने रोहतक का प्रदेश और उसके आसपास का प्रदेश जीता था, जिससे हमें यह पता चलता है कि उस समय हरियाणा की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है हमारा पौराणिक साहित्य, जिनमें हमारे 18 पुराण आते हैं। और इन 18 पुराणों में से वामन पुराण में हरियाणा का वर्णन हमें मिलता है। वामन पुराण में हरियाणा के हमें 7 वनों और 9 नदियों का उल्लेख मिलता है। वो 7 वन और 9 नदियाँ कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। वे 7 वन हैं काम्यक वन, अतिथि वन, व्यास वन, फल्की वन, सूर्यवन, मधुवन और शीत वन। और 9 नदियाँ हैं सरस्वती, वैतरणी, आपगा, मंदाकिनी, मधुसर्वा, अंशुमती, कुस्की, दृशदेवती, हिरण्यवती। इन 7 वन और 9 नदियों का जो हरियाणा में बहती है नदी और हरियाणा के जो 7 वन उनका वर्णन हमें वामन पुराण में मिलता है। और इसके अतिरिक्त जो साहित्यिक पुस्तकें उस टाइम की, जैसे कि पाणिनि की अष्टाध्यायी, पंतजलि की महाभाष्य, बाणभट्ट की हर्षचरित, कल्हण की राजतरंगिणी, इन सभी पुस्तकों में भी हरियाणा का वर्णन हमें मिलता है प्राचीन समय के। अगला है हमारा विदेशी वृत्तांत। विदेशी वृत्तांत में बात करें तो हम ग्रीक का यात्री था एरियन, और चीनी यात्री, 2 चीनी यात्री थे जिनका नाम अच्छी तरह जानते हैं, फाहियान और हुनसांग। इन दोनों चीनी यात्री फाहियान, हुनसांग और ग्रीक यात्री ने और भी यात्री ये अपने वृत्तांतों में हरियाणा का जिक्र करते हैं, जिससे हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये थे साहित्यिक स्रोत। अगले हम करेंगे अब पुरातात्विक स्रोत। अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत की बात करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो भारतीय पुरातत्व का जनक है वो सर अलेक्जेंडर को माना जाता है। अलेक्जेंडर ने ही सबसे पहले भारतीय पुरातत्व की स्थापना की थी। यानी कि भारतीय पुरातत्व की स्थापना किसने की? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। स्थापना करने के बाद कनिंघम ने 1862 ईस्वी में हरियाणा का भ्रमण किया था। यानी कि घूमने आए थे देखने के लिए यहाँ कोई खुदाई लायक जगह है या नहीं, लेकिन इनको तो नहीं मिली। लेकिन जो सबसे पहले खुदाई हरियाणा में करवाई गई थी वो करवाई गई थी D.B. स्नूपर, इनके द्वारा खुदाई करवाई गई थी। समय था 1921-22 ईस्वी का।
कहाँ पर करवाई गई थी? इन्होंने करवाई थी जो थानेश्वर के निकट राजा कर्ण का किला है, यानी कि हरियाणा में सबसे पहले जो खुदाई की करवाई गई और राजा कर्ण के किले की करवाई थी, किसने? देवी सनूपर ने। क्वेश्चन ये है हमारा। इसके बाद फिर करवाई 1933-34 में HL श्रीवास्तव ने। HL श्रीवास्तव ने जो सरस्वती नदी है उसके जो दक्षिण में स्थान था थेपोलर, जो स्थान था उसकी खुदाई करवाई थी। थेपोलर से इसको काफ़ी तांबे के सिक्के मिले थे खुदाई से, और ये तांबे के सिक्के कुषाण शासक वासुदेव और जो योद्धा शासक थे बहुत से उनके थे, जिनसे हमें यह पता चलता है कि हरियाणा उस समय इनके साम्राज्य में था। कुषाण वंश का था वासुदेव और योद्धा साम्राज्य था, शासक हुए काफ़ी इनके, उनके भी सिक्के मिलते हैं तांबे के। कहाँ से? थेपोलर से। खुदाई करने वाला था HL श्रीवास्तव, जिनसे हमें क्या पता चलता है कि हरियाणा जो उस समय में इनके साम्राज्य का हिस्सा था। हमें प्राचीन जो जानकारी मिलती है हरियाणा की इन सिक्कों के माध्यम से भी मिलती है। उसके बाद तो खुदाइयाँ शुरू होगी हरियाणा में। फिर तो बीबी लाल जैसे और भी इतिहासकार हुए, उन्होंने खुदाई किया। बीबी लाल ने कुरुक्षेत्र के अमीन, पेहवा, थानेश्वर बहुत से स्थानों की खुदाई की, यानी कि धीरे धीरे हरियाणा के स्थानों की खुदाई करनी आरंभ करेगी, जिससे हमें हरियाणा की प्राचीन स्थिति के बारे में और भी पता लगता रहा। अब हम जो इसके भाग थे अभिलेख स्मारक उनको करते हैं। पहले हम अभिलेखों की बात करते हैं। हरियाणा से अभिलेख कहाँ से मिलते हैं? अभिलेखों का हमें पहले यह पता होना चाहिए अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। अभिलेख 5 प्रकार के होते हैं, जैसे धार्मिक, प्रशस्ति लेख, स्मारक लेख, आज्ञा पत्र और दान पत्र। ये 5 प्रकार के लेख होते हैं। धार्मिक जो धर्म से रिलेटेड होते हैं, प्रशस्ति जो छोटे पत्थरों पर लिखे जाते हैं, स्मारक जो बड़े पत्थरों पर लिखे जाते हैं, आज्ञा पत्र जो राजा द्वारा कोई आज्ञा दी जाती है, दान पत्र जो राजा या किसी व्यक्ति द्वारा जो दान दिया जाता है उस बारे में होते हैं। इन 5 तरह के लेख होते हैं। इन 5 प्रकार के लेख हरियाणा से 37 की संख्या मिलते हैं, यानी कि ये 5 प्रकार के लेख मिले हैं जिनकी संख्या हरियाणा में 37 है। और इनमें सबसे प्राचीन जो लेख है वो है टोपरा स्तंभ लेख। टोपरा आपका यमुनानगर में है। टोपरा में जो स्तंभ लेख मिला है वो मिला है मौर्य सम्राट अशोक का, जो कि सबसे हरियाणा में प्राचीन स्तंभ लेख है। टोपरा स्तंभ लेख पर ही चौहान राजा हुए एक विग्रहराज चतुर्थ, उनके भी 3 अभिलेख मिलते हैं। वो टोपरा अभिलेख पर ही अंकित मिलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है विग्रहराज चतुर्थ का, जो कि टोपरा अभिलेख पर ही इन्होंने अपने अभिलेख लिखवाए थे 3। क्या ये अभिलेख विग्रहराज चतुर्थ क्या बताते हैं हमें? ये हमें बताते हैं कि उस समय एक मलेच्छ जाति होती थी, मलेच्छों पर जो विजय प्राप्त की थी विग्रहराज चतुर्थ ने, उसके बारे में जानकारी देता है विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख, जो कि टोपरा पर ही लिखवाए गए हैं चौहान राजा ने। ये टोपरा जब दिल्ली सल्तनत का टाइम आता, फिरोज शाह तुगलक टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली में ले जाता है और वहाँ पर स्थापित कर देता है। अगला जो आता है और भी काफ़ी अभिलेख मिले हिसार से। हिसार के गुजरी महल में हमें स्तंभ लेख मिलता है, जिस पर 8 अभिलेख लिखे हुए हैं। और अभिलेख मिलते हैं हमें पेहवा से मिलता है हमें भोजदेव का अभिलेख, जो कि टाइम पीरियड है 9वीं शताब्दी या 9वीं सदी। 9वीं सदी का हमें पेहवा से मिलता है अभिलेख, जो किसका? भोजदेव का, जिससे हमें यह पता चलता है कि 9वीं सदी में पेहवा घोड़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। और हमें हरियाणा के करनाल से भी अभिलेख प्राप्त होता है, और पेहवा से एक और अभिलेख प्राप्त होता है जो प्रतिहार शासक महेंद्र पाल का है, जो 905 ईस्वी का है, जो बताता है कि महेंद्र पाल ने पेहवा में एक विष्णु मंदिर बनवाया था। एक और चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय, इसका अभिलेख हमें मिलता है हासी से। और भी हमें अभिलेख हरियाणा से मिलते हैं, जैसे कि अघोरा से हमें एक अभिलेख मिलता है, जिस पर 7 जो संगीत के स्वर हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है, वे लिखे हुए मिलते हैं अघोरा से, जो यह माना जाता है कि पूरे इतिहास में संगीत का सबसे प्राचीन प्रमाण है। यानी कि सबसे पहले संगीत के बारे में जो जानकारी मिलती है, जो सामग्री के तहत जो हमें सामग्री या पुरातात्विक चीज़ों के माध्यम से, वो अघोरा ही है। अघोरा से हमें जो अभिलेख मिलते हैं वही जानकारी है। तो ये थे अभिलेख। अभिलेख से आगे है हमारे सिक्के।
सिक्कों की बात करें तो सिक्कों से भी हमें हरियाणा के इतिहास की जानकारी मिलती है। 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का तो इतिहास हम सिक्कों के आधार पर ही पता लगाते हैं, इतने टाइम पीरियड का, कि सिक्कों के माध्यम से हमें इतने टाइम पीरियड का इतिहास हरियाणा का पता चलता है। बात करें हाथ सिक्के, जो प्राचीन समय के सिक्के वो सुग, अघरू और औरंगाबाद से मिलते हैं। हाथ सिक्के क्या होता है, पिछली वीडियो में बताया था। हाथ सिक्के होता है कि धातु होती है, सोने चांदी किसी भी, उस पर ठप्पा मारकर उसका आकार अब कुछ भी हो जाता था, कोई गोल चिकोन जैसे भी आकार के बनते थे, उन सिक्कों को हाथ सिक्के कहते हैं, जो हरियाणा के सुग, अघोरा और औरंगाबाद से मिलते हैं। रोहतक से, जो रोहतक का इलाका खोखराकोट के 3री शताब्दी के समय के हमें इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिलते हैं, जब इनका शासक था। और भिवानी के मीठाथल से हमें सोने और तांबे कुषाण वंश के शासक हैं, जो उनके सिक्के मिलते हैं। और भिवानी के मीठाथल से हमें जो गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता, उसके भी सिक्के मिलते हैं मीठाथल से ही। रोहतक में जो टकसाल थी योद्धा शासकों की, टकसाल होता है जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं, वो टकसाल योद्धा शासकों की थी। कहाँ थी? वो रोहतक में थी। अघोरा, बरवाला, औरंगाबाद, इन इलाकों से हमें अगरजन एक जाति थी जो हरियाणा में रहती थी, उनके सिक्के मिलते हैं। करनाल, जगाधरी, बुडिया, शुग, इनसे हमें कुणीदों के सिक्के मिलते हैं। प्रतिहार, तोमर, चौहान, ये और भी जो शासक थे वंश के, उनके सिक्के में खोखराकोट, शुग और बुडिया से मिलते हैं। और सोनीपत से हमें हर्षवर्धन, आप सभी जानते हैं काफी प्रतापी सम्राट थे, उनके सिक्के हमें सोनीपत से मिलते हैं, जो कि तांबे के हैं, हर्षवर्धन के, जिसमें हमें हर्षवर्धन की वंशावली का पता चलता है, उसके माता पिता कौन थे, उनके दादा कौन थे, इस बारे में हमें सारी जानकारी मिलती है। तो ये जहाँ से हमें सिक्के मिलते हैं, किस किस के सिक्के मिलते हैं, उन सिक्कों से हम हरियाणा के इतिहास का पता लगाते हैं। तो ये थी, तो सिक्कों से आगे हम बात करते हैं स्मारक की। स्मारकों में बात करते हैं हम राजा कर्ण का किला, हर्षवर्धन का महल, ये जो अब खंडर हो चुके हैं, लेकिन इनसे हमें जानकारी मिलती है उस समय की। जैसे और 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में जो मंदिर थे, जो जैसे कि रोहतक में मिलता है, रोहतक, पिंजौर, कलायत आदि स्थानों पर जो मिलते हैं, इनसे भी हमें जानकारी मिलती है। लेकिन अब ये खंडर हो चुके हैं, जैसे कि हांसी है, हांसी का किला है, वो खंडर हो गया। लेकिन हमें उस बारे में जानकारी मिलती है कि प्राचीन समय में ये जो खंडर हो गए हैं, महल कितने सुंदर थे, वहाँ से हमें यह जानकारी मिलती है कि प्राचीन समय की स्थिति के बारे में हरियाणा की क्या था। हरियाणा उस समय बहुत ही देखने योग्य शहर था, राज्य था हरियाणा प्राचीन समय में भी। और स्मारक के बाद बात करें तो मूर्तियों की, मूर्तियों में यहाँ हरियाणा में वैष्णव, शिव, बौद्ध, जैन, इन सभी धर्मों के बारे में है जो जानकारी मिलती है मूर्तियों के। मूर्तियों में बात करें, जैसे कि शुंगकालीन मूर्तियों की बात करें, जो शुंगकालीन मूर्तियां हैं उनका स्थान है शुंग, यानी कि शुंग में, जब हरियाणा राज्य के शुंग में मूर्तियां बनाते थे, शुंगकालीन पुष्यभूत शुंग उस वंश के। और कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश का जब समय था तब मूर्तियां रोहतक में बनाई जाती थी। तो ये स्मारक और मूर्तियां जिनके माध्यम से हमें हरियाणा के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं आधुनिक स्रोत की। आधुनिक स्रोत में बात करते हैं आधुनिक पुस्तकों के बारे में। साहित्यिक पुस्तकों की तो हमने बात की थी, पाषाण की, अष्टाध्यायी, महाभाष्य जो पंतजलि की थी उनके। अब आधुनिक स्रोत में पंजाब सरकार द्वारा लिखवाई गई थी। क्यों पंजाब सरकार द्वारा? क्योंकि हरियाणा जो 1 नवंबर 1966 को अलग राज्य बना था, उससे पहले पंजाब का हिस्सा था, और पंजाब से पहले आपको पता है ये यूपी का हिस्सा था। तो पंजाब सरकार द्वारा उर्दू भाषा में गुरुग्राम, रोहतक और हिसार जिले का इतिहास लिखवाया गया था, जिससे हमें प्राचीन समय की जानकारी मिलती है। और तारीखे झज्जर नाम से पुस्तक लिखवाई गई थी, जिसमें हमें झज्जर का इतिहास मिलता है। और आबिर कुलदीपिका ये पुस्तक लिखवाई थी, जिसमें हमें रेवाड़ी राज्य का इतिहास मिलता है। ये सारी पुस्तकें उर्दू भाषा में लिखवाई गई थी पंजाब सरकार द्वारा। और एक राइटर हुए श्री राम शर्मा इतिहासकार, उन्होंने हरियाणा का इतिहास नामक पुस्तक लिखी, जिससे हमें हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये थे हरियाणा के स्रोत, जिनके माध्यम से हम हरियाणा के इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसे प्राचीन समय, मध्यकालीन समय या आधुनिक समय में हरियाणा की स्थिति है। इन स्रोतों के माध्यम से हमें पता चलता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।